इंजीनियर रशीद। इंजीनियर साहब, पहला रिएक्शन आपका, अभी कुछ देर पहले आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुए हैं, क्या था उनके साथ जो आपकी डेलीब्रेशंस और डिस्कशंस हुए वहाँ पे? सर वैसे कि मेंबर पार्लियामेंट तो मुझे लोगों के मसाइल में उनका हल भी निकालना है, उन लोगों की बात सरकार तक पहुँचानी है। चूँकि एलजी साहब अभी सरकार को हेड कर रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा कि पिछले 3 दिन से जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, मैं पूरा अपने नॉर्थ कश्मीर के जिस इलाके में मौका मिला गया, जो सड़कों की हालत थी, जो पानी की हालत थी, जो अस्पतालों की हालत थी, तो मैंने जो भी फीडबैक जमा किया तो मैंने वो सारा मेमोरेंडम एलजी साहब को एक मेमोरेंडम की सूरत में दिया। काफी सारी चीजें लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखी है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। सो आपकी आज इंटरम बेल को एक्सटेंड किया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर, कितनी खुशी? कोई बात नहीं, हमारी इंशाल्लाह रेगुलर बेल भी लगी है, अदालत का मामला है, जब होगा तो आपको पता चलेगा। इंजीनियर साहब, कुछ ही दिन है कि जब यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को असेंबली में हिस्सा लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से पिछले 2 रोज से अलग अलग ऑर्डर्स इशू किए गए, रूल्स सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट की गई, पुलिस की जो सर्विस कैडर रूल्स है 2024 को नोटिफाई किया गया है, तो कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को जब यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन रही है? हमने एलजी साहब से भी कहा और ओपनली लोगों ने भी कहा, उमर साहब से सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन हम चाहेंगे कि उमर साहब हो या जो भी चीफ मिनिस्टर बने वो कामयाब हो। इस रियासत में लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी हैं, 30-35 साल से यहाँ कब्रिस्तान आबाद हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ मारदार जारी रही है और पहले ही हमसे सब कुछ छीना गया है। उमर साहब को हम कामयाब होते देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर सरकार कुछ करती है तो लोगों का फायदा होगा। हमारी इतनी ही गुजारिश है कि अगर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को या बिहार के नीतीश कुमार जी को हजारों करोड़ के पैकेज मरकजी सरकार दे सकती है, तो जम्मू कश्मीर को भी पैकेज दिया जाए, क्योंकि सरकार उमर साहब की ज़ात की नहीं है, सरकार लोगों के लिए है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, हम चाहेंगे कि यहाँ भी उमर साहब कश्मीर के जम्मू के लोगों के हित की बात करें, हम उनके साथ खड़े रहें। और उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है, दुख की बात भी है कि उमर साहब से हमने इसीलिए कहा था कि स्टेटहुड एक ऐसा मतलब इशू था जिसको लेकर हमने उनसे कहा था कि आप मेहरबानी करके कुछ दिन और ना लें और पहले शर्त रखें कि स्टेटहुड वापस दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती थी, उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। खैर उनके पास कुछ रोड में होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो भी काम अच्छा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करेंगे, हमारा उन्हें सपोर्ट। इंजीनियर साहब, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप भी हमेशा कहते थे पीडीपी नेशनल कांग्रेस को सो कॉल्ड, और इन पे कई सारे इल्जाम आयद किए जा रहे थे, लेकिन जब 10 साल के बाद असेंबली के इलेक्शंस हुए, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्जाम थे कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को गर्क किया है, यहाँ जो पॉलिटिकल टर्मोइल 1989 के बाद बना, उसकी वजूहत नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलत पॉलिसियाँ थी, लेकिन 10 साल के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन्हीं पे भरोसा किया, एक बड़ा मैंडेट दिया इनको। सो हाउ डू यू सी दिस? उनको बड़ा मैंडेट मुबारक हो, लेकिन आप ये चीज़ भी ना भूलें, पीडीपी के पास कोई इखलाकी जवाब ज़्यादा था नहीं एनसी की मुखालफत करने का। एक तरफ वो इंडिया अलायंस में भी है, गुप्कार में रहे, लिहाजा पीडीपी तो एक तरह से अपोजिशन में थी ही नहीं। फिर जो बाकी लोग थे उनको बीजेपी का बी टीम कहा गया। फिर जहाँ तक एक ही पार्टी जो काउंटर कर सकती थी एनसी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, वो अवामी साथ पार्टी थी, लेकिन आपको हमारे साथ इंसाफ करना होगा। मुझे तो सिर्फ मतलब जैसे ही 2 फेज नॉमिनेशन के पूरे हुए थे तब हमें बेल मिली, और वो भी कुछ दिन के लिए। एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि इंजीनियर साहब वापस जेल जाएंगे, दूसरी तरफ कुछ कहा गया कि इंजीनियर साहब पता नहीं क्यों इस मौके पर छूटी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमें टाइम मिला नहीं, 12 दिन में हम कहाँ जा सकते, और इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, हमें ना रजिस्ट्रेशन दे दिया, ना काउंसिल सिंबल दे दिया। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात आपने देखा होगा, बारामूला में हम मुझे जाने ही नहीं देगा कंपेनिंग के लिए, हमारे सारे परमिशन कैंसिल किए गए। बांडीपोरा में मुझे आधे दिन के बाद ही वापस कर दिया गया। उड़ी में भी यही हाल हुआ, रफियाबाद में भी कहा, हमें नहीं पता सरकार की मंशा क्या थी। और अगर आप दोबारा कुपवारा में देखेंगे तो जो वहाँ के खास तौर से वहाँ के जो वर्दी पोश हमारे इख्तला थे, उन्होंने तो खुलकर हमारे मुखालिफिन की कंप्लेन की। लिहाजा AIP जहाँ तक एक तरफ बीजेपी से लड़ रही थी, बाकी पार्टियों से लड़ रही थी, आपने भी देखा कि एक पास जैसे कि सारी पार्टियाँ इंजीनियरशिप से लड़ रही हैं, तो फिर भी हमें बहुत अच्छा वोट शेयर मिला। लिहाजा अगर एनसी को सीटें मिली जो आप कह रहे हैं, वो एनसी की मोहब्बत में नहीं मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि ग्राउंड पे वैक्यूम था और लोगों ने उनकी नजरों में लोगों ने अपनी नजरों में लेसर एबल चुना। AIP एक तरह से ग्राउंड में बहुत लेट आई और उसके लिए हमारे लिए कोई टाइम था नहीं। पीडीपी और बाकी जमातों के लिए शायद एनसी को टक्कर देना उनकी इखलाकी मतलब हुदूद से बाहर था। एक तासुर इस वक्त पब्लिक में है, इंजीनियर रशीद जो 2-3 महीने पहले क्लीन स्वीप करते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराते हैं और एक बड़े मार्जिन से, लेकिन वही इंजीनियर साहब 3 महीने के बाद सिर्फ 1 सीट आउट ऑफ 47 जीतते हैं। क्या आपको इसका दुख है
और या सिर्फ आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर जो बीजेपी का नैरेटिव चलाया गया पीडीपी एनसी की तरफ से, या कई और वजूहात आप समझते हैं इस चीज? पहले मैं आपसे ये करूँ कि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, लोगों का जो भी मैंडेट होगा उसका वेलकम होना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, एनसी को जो मैंडेट मिला वो उसको उनकी मोहब्बत में नहीं मिला। जो मैंने आपको पहले भी कहा, हम बिल्कुल अपनी जगह 100% सेटिस्फाइड हैं। हमने आपसे कहा कि इतने फैक्टर्स थे जो हमारे खिलाफ थे और टाइम नहीं मिला, सबसे बड़ी बात वो है। लिहाजा हम बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं। अगर आप पीडीपी का हाल देखिए, 29 से लेके वो 3 सीटों पर आ गए। सज्जाद साहब की 2 सीटें थी, 1 सीट पर आ गए। अल्ताफ खानी साहब के साथ 8-10 एक्स एमएलए थे। मैं भी एक एक्स एमएलए था, कोई पार्टी थी नहीं। जब मैं एमपी बना तो जेल में था। लिहाजा काफ़ी फैक्टर्स में नज़र रखने के बाद जब आप एनालाइज करेंगे तो अवामी इत्तेहाद पार्टी इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ी ताकत के तौर उभरी है। और आगे मुझे ईमानदारी से एआईपी के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नजर नहीं आ रहा है। कुछ सियासी मुबर्रिरीन इस चीज को भी देखते हैं, आपकी पार्टी ने जो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई असेंबली इलेक्शन में, कि इंजीनियर रशीद को उस वक्त बेल देना जब इंतखाबात सामने आ रहे थे, और इस केसेस में और भी हुर्रियत या दीगर लोग जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल के अंदर है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि इंजीनियर के साथ इंसाफ और बाकी उसके साथ नाइंसाफ? जनाब कैसी बात है करते हैं? क्या आपने कभी नहीं देखा कि किसी केस में 10 बंदे होते हैं, 4 को बेल मिलती है, 6 को नहीं मिलती है? यही बात तो गलत है। इसी केस में तो जोर साहब पहले से ही घर में है। इस केस में आशा इंदिरा की थी, उनको डिस्चार्ज किया गया। मैं केस के मेरिट पर बात नहीं कर सकता, कोर्ट की मजबूरी है। तो अभी आपने देखा गौतम नवलखा को यूएपी में बेल मिली, अभी गांधीनगर के हमारे एक आदमी को बेल मिली दूसरे केस में, मतलब 3-4 लोगों को और भी मिली। ये पता नहीं नैरेटिव कैसे कैसे खड़ा किए जाते हैं। मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप अपना होमवर्क करके पहले आया करें। केस में किसी एक को सजा होती है, बाकी बरी होते हैं, बाकी बरी होते हैं, किसी को सजा मिलती है, किसी को बेल मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। ये तो हर केस का अपना अपना मेरिट होता है। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब केजरीवाल को एंट्री बेल मिल सकती है, फिर रेगुलर भी मिल सकती है। 5.5 साल जेल में बैठकर अगर आपका या मेरे नाकदीन का पेट नहीं भरा तो ये बदकिस्मती है। तो मैंने किया क्या है? मैं तो बेकसूर हूँ। सिर्फ अपने लोगों की बात करने के लिए अगर मुझे जेल में डाला गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर भी जेल में डालने में तो कहता हूँ ये बात समझता हूँ जिसे हक में ज़ाहिर इलाही को कभी कह नहीं सका। जो हुकूमत आप बनने वाली है, ना तो आर्टिकल 370 है, ना 35 भी है, और ना ही यहाँ के वजीर आला के पास वो इख्तियारात थे जो शायद 5 अगस्त 2019 से कबल थे। जो अब हुकूमत बनेगी, आपका एक मेंबर है, एमएलए है। सो आप अपने एक एमएलए को इस हुकूमत में कहाँ देखेंगे? वो हम आपसे थोड़ा पूछेंगे, वो हमारी पार्टी का मसला है। वो इंशाल्लाह हम मिल बैठ के जिस तरह एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जो करना है वो इंशाल्लाह हमारी पार्टी करेगी। और बाकी सवालों का जवाब आप उमर साहब से पूछ लीजिए, जिन्होंने खुद कितने यूटर्न लिए कि अब यूटर्न शब्द भी शर्मा रहा है। ये उमर साहब थे जिन्होंने एक बार कहा पहले कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर तो 2 सीटों से लड़े, उसके बाद फिर कहा कि म्यूनिसिपलिटी है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई पावर ही नहीं। पर अब उस म्यूनिसिपलिटी के सीएम बनने के लिए वो बड़े उतार हैं। उन्हें लाल बत्ती की बहुत जल्दी है, उन्हें लाल बत्ती अपने पास रखने की जल्दी है। अच्छी बात है। फिर भी हम कहते हैं कि इस मायूस कुन सूरत हाल के बीच भी अगर वो अच्छा कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद उनके साथ खड़ा है। क्या आप अभी भी अपने उस स्टैंड पे, उस मौके पे, अपने उस स्लोगन और नारे पे कायम और दायम है रायशुमारी के? पहले मुझे ये बताएं, आप बार बार ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं जो जिसका मैं दिन में 50 बार जवाब देता हूँ। मैं हर बार कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के मुताबिक निकाला जाए, या अगर मोदी जी के पास कोई और मुनासिब हल है तो वो पेश करें। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरी आपस में एक दूसरे को गालियाँ निकाल कर भाग सकते हैं तो वो ऐसा होने वाला नहीं है। इस बरसगीर के अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जम्मू कश्मीर के मसले का मुनसिफाना और दायमी हल निकालना ज़रूरी है। ये इंजीनियर रशीद अपनी आखिरी सांस तक कहता रहेगा। पुरअमन हल के लिए ज़रूरी है कि बातचीत हो और खुलूस पर मबनी बातचीत हो। जब से इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, क्या बीजेपी ने या बाकी पार्टियों ने एक्सेप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी आपको अप्रोच किया है? मुझे अप्रोच करते क्यों? मैं तो सबका दुश्मन हूँ, मुझे माफ़ करें। इंजीनियर रशीद बनना थोड़ा आसान होता है, उसके लिए जेल जाना पड़ता है, उसके लिए मार खानी पड़ती है, उसके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रखने हैं। उनके रास्ते जुदा हैं, मेरे रास्ते जुदा हैं। इसमें जहाँ भी मैं फिर कहता हूँ, जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा करेगा मैं उसका वेलकम करूँगा। मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात, मसाइब, इशूज़ हम सब के ईगो, हम सब के एम्बिशन से बहुत बड़े हैं। उसके लिए मैं हर किसी के साथ ताउन करने को तैयार हूँ जो खुलूस दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करें। आखिरी सवाल इंजीनियर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, चूंकि आप मसले कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसे एक स्टेक होल्डर के तौर पर माना जाता था कहीं नहीं है इस वक्त, और बेख्तियार जैसे मैंने कहा हुकूमत है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, डिफरेंसेस है। सो इस पूरे तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि मसले कश्मीर का इस वक्त कहाँ पे वो पॉइंट है? जनाब सवाल यह है कि हालात ज़मीन पर कैसे हों, अंदर कैसे हों, बाहर कैसे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिल्ली में पॉलिसी साज है, जो बाकी जगह पॉलिसी साज है, उन सबको पता है कि हल किए बगैर कोई मसला, कोई चारा है नहीं। मुझे उम्मीद है कि आगे आगे पहले यहाँ की सरकार को ओस लेने दें। अभी शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने जो वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के वो भी शायद पाकिस्तान जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दर पर दर दोनों मुल्क इस चीज़ का एहसास करते होंगे कि उन्हें कम से कम उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि हल निकल आएगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हिंदुस्तान चाहता है कि वो 2047 तक विश्व गुरु बने, यूएन का परमानेंट मेंबर बने, सुपर पावर बने, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हल करे। वो अपने मुफाद में है, हिंदुस्तान के बेहतरीन मुफाद में है, और हम कोई क्रिमिनल लाइन्स पर कोई हल चाहते नहीं है। हम कहते हैं कि इंसाफ की बुनियाद पर सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ के हल करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी इंजीनियर रशीद मुख्तसर गुफ्तगू हमारे साथ कर रहे थे। गुलिस्तान टीवी के लिए इमरान नाइक विद कैमरा पर्सन फिरदौस नजार एंड समीर मान।